लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स थोड़ा सा टिपिकल बनाया जा सकता है, थोड़ा नहीं बहुत, जे एडवांस तक पहुंचाया जा सकता है, यानी इसमें बहुत स्कोप है क्वेश्चन को ट्विस्ट करने का। वेक्टर लॉ कहता है क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट आता है वो उन दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होता है। तो याद रखना ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी का, और ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा बी का। यानी इस फोर्स का वर्क डन लॉरेंज फोर्स का हमेशा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन डिफाइन किया जाता है एफ डॉट डी एस, और डी एस डिफाइन किया जाता है वी डी टी। अब तुम खुद बताओ, एफ और वी तो परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन क्या होगा? तो लॉरेंज फोर्स के द्वारा वर्क डन विल ऑलवेज बी जीरो। लिख लो इसको। अब ये कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसपे चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, तो उस पर फोर्स लगाएगा। अगर फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है तो पाथ कैसा होगा? मोस्ट ऑफ द केस में सर्कुलर या एक्सटेंडेड सर्कल या कॉन्ट्रैक्टेड सर्कल, बट सर्कुलर ही होगा। तो यहाँ पे जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। तो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हेडिंग दे दो। मान लो एक चार्ज पार्टिकल यहाँ मैंने छोड़ दिया, ऐसे प्लस चार्ज है, वी वेलोसिटी, डायरेक्शन इसमें भी थप्पड़ रूल, राइट हैंड थप्पड़ रूल। चार्ज पॉजिटिव है तो राइट हैंड थप्पड़ रूल, अदरवाइज उल्टा थप्पड़, नेगेटिव चार्ज है। पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हियर, प्रीवियसली इट वाज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट भी हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट फ्लो करता है, तो वो करंट ही समझो। पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करता है वो करंट का डायरेक्शन होता है। तो करंट हो गया, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और थप्पड़ ऊपर। तो यानी इस पे जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर लगेगा, और कभी भी 90 डिग्री पे अगर फोर्स लगता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, और वो सेंटर की तरफ होता है। तो अब इसका पाथ कंप्लीट सर्कुलर बनेगा, और वो कैसा बनेगा मैं बता देता हूं। नाइन्टी डिग्री पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स इस पे जो लग रहा होगा वो क्यू वी भी लग रहा होगा, और फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो यहां से रेडियस ऑफ सर्कल या कर्वेचर बोलो एम वी बाई क्यू बी आएगा। नोट करो। अब एम वी को क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? टू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? भूल गए? ये पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल काइनेटिक का कन्वर्जन होता रहता है। क्यू डेल्टा बी अपॉन क्यू स्क्वायर। तो रेडियस का एक और फॉर्मूला निकल के आ गया जो किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। ये सब रेडियस के अपने फॉर्मूले हैं। अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी एनर्जी सब निकालेंगे इसकी। रेडियस के बाद टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, एक चक्कर में कितना समय लगेगा। टाइम पीरियड क्या वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? तो कितना भी तेज इन करे, कितना भी स्लो इन करे, समय बराबर लगेगा। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है इसकी। एक टर्म यूज किया जाता है इस पूरे चैप्टर में, Q अपॉन एम को स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है। स्पेसिफिक चार्ज, तो ये स्पेसिफिक चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कई बार इस पे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। आगे बढ़े। ये मैग्नेटिक फील्ड है,
पहले केस में चार्ज पार्टिकल ऐसे इन कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज है, एम मास है इसका, दूसरे में ऐसे इन कर रहा है, तीसरे में ऐसे इन कर रहा है, चौथे में ऐसे इन कर रहा है। सब में पाथ ट्रेस करके बताओ, सब में पाथ को ट्रेस करो। नहीं, कहीं भी हेलिकल नहीं है। हेलिकल क्या होगा? कहाँ एंगल बना रहा भैया? बी ऐसे है, बी अंदर है, 90 डिग्री है हर केस में। कोई थीटा नहीं है, बाउंड्री के साथ थीटा है यार। वेलोसिटी और बी तो 90 डिग्री पे है चारों केस में, बाउंड्री ही है, बाउंड्री के साथ थीटा है। फॉर्मूले में v क्रॉस b है, उसमें 90 डिग्री ही है। और हेलिकल पढ़ाया नहीं, पूछ कैसे लूंगा अभी? यहाँ पे पहली बात तो फोर्स QVB होगा, फोर्स QVB होगा, नो साइन थीटा। ये थीटा तो बाउंड्री के साथ है, थंब इधर, फिंगर अंदर, थप्पड़ इधर आ रहा है। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो बेटा इधर लग रहा है, सेंटर की तरफ लगता है। तो ये सेंटर मान के ऐसे कंपास में पेंसिल भरो, लगाओ और ऐसे खींच दो, सो you'll get this path। यहाँ पे जब आएगा वो तो हमेशा इसी पाथ से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलते मैग्नेटिक फील्ड खत्म, सो इट विल कंटिन्यू इट्स स्ट्रेट पाथ। वेलोसिटी चेंज होता नहीं क्योंकि वर्क डन जीरो होता है इस लॉरेंज फोर्स की वजह से, इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसलिए स्पीड कांस्टेंट। ये बता चुका हूं, हालांकि काइनेटिक और स्पीड नहीं बोला था उस वक्त, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए जब वर्क डन नहीं करता मैग्नेटिक फोर्स तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, और स्पीड कभी नहीं बदलती, याद रखना, इस फोर्स की वजह से। तो स्पीड वही जाएगा, लेकिन तुम्हें पता है यहां से ज्वाइन करूंगा तो रेडियस ही होगा ये, और इतना सेगमेंट बना रहा है ये अंदर, रेडियस का फॉर्मूला वही आएगा क्योंकि फॉर्मूला वही है। और कितना देर, कितना ये सेंटर पे सबटेंड करेगा एंगल वो देख लेते हैं, कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे वो देख लेते हैं। इधर देखो बच्चों, तुम्हें वो 10th वाली या 9th वाली थ्योरम याद है ना? ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये क्या हो जाएगा? थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अरे पगले, थीटा होता वो थ्योरम कॉर्ड वाला, याद आया ना? तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 2 थीटा। तो टाइम स्पेंड कितना होगा? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है हमेशा आर्क लेंथ अपॉन वेलोसिटी, और आर्क लेंथ होगा 2 थीटा इंटू आर अपॉन वेलोसिटी। 2 थीटा आर होता है mv बाई क्यूबी, v कैंसिल हो जाएगा, m अपॉन क्यूबी। ये टाइम पीरियड आया, टाइम स्पेंट इन दिस मीडियम इतना आया। लिखना नहीं, लिखना नहीं। डेविएशन कितना आया? अच्छा आप बताओ, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना? तो जरा ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा। इधर देखो, थीटा से गया और जब निकला तो थीटा से ही निकला। डेविएशन इसको कहते हैं, इनिशियल डायरेक्शन से फाइनल डायरेक्शन के बीच के एंगल को। डेविएशन कितना आया? मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, कोई भी केस कर लो, डेविएशन इतना ही आएगा, जितना m के बगल में होगा वही डेविएशन आएगा हर केस में। इसका फोर्स ऊपर बनेगा तो सेंटर यहां कहीं होगा बीच में, ऐसे पाथ सबटेंड करेगा और ऐसे बाहर निकल आएगा। आधा है तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड होगा पाई आर अपॉन वी, और सॉल्व करोगे तो पाई एम बाई क्यूबी। इधर देखो बेटा, डेविएशन कितना हुआ देख के बताओ। 180 होगा कि नहीं होगा? ऐसे गया और ऐसे निकल आया ये 180, और वो भी m के बगल में 180 है। इसका पाथ थोड़ा मुश्किल हो सकता है समझ, इधर समझो, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फिंगर अंदर किया और थप्पड़ इधर आ रहा है इस लाइन के 90 डिग्री पे, तो थप्पड़ यहाँ आ रहा है, यहाँ पे सेंटर मान लेता हूं मैं, और ये थोड़ा मान के चलना पड़ेगा कि ये जो एरिया सफिशिएंट है, बाहर नहीं जाएगा ऐसे, और यहाँ से ये बाहर निकलेगा। अब फिर वही थ्योरम लगाओ, ये थीटा तो ये 90 हो गया, 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा गया, ये थीटा बनाएगा। तो सेंटर पे कितना सबटेंड कर रहा वो एंगल देखना जरूरी है।
सेंटर पे ये एंगल सबटेंड हो रहा है बेटा, ये टोटल 2 पाई होता है, उसमें से 2 थीटा माइनस कर दो। रेडियस का फॉर्मूला वही, टाइम पीरियड 2 पाई माइनस 2 थीटा, m बाई क्यू भी डायरेक्टली लिख देता हूं। अब इसका डेविएशन देखने के लिए तुम ऐसे सोचो, ऐसे गया ऐसे आया, डेविएशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, और वैसे भी इसी के थ्रू आया तभी तो डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज हम देख रहे हैं, और ये होगा 2 पाई माइनस 2 थीटा डेविएशन। नोट कर लो। ये देखिए बेटा, इधर देखो, हम नीचे, फिंगर अंदर क्रॉस, और फोर्स इधर लग रहा है, यानी फोर्स यहां लग रहा है तो सेंटर यहां कहीं होगा, यहां कहीं। तो ऐसे सर्कुलर पाथ बनाएगा, ऐसे पाथ बनाएगा। रेडियस इज एम बी बाई क्यू बी, टाइम पीरियड इज 2 पाई m बाई क्यू बी, यू नो डेविएशन इज 2 पाई, 0 डिग्री या 2 पाई लिख सकते हो। एक क्वेश्चन जो जेई मेंस में आया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज d बट d इज लेस देन mb बाई क्यू बी। इसका कुछ मीनिंग है, d इज लेस देन mb बाई क्यू बी। रेडियस से छोटा है तो वापस नहीं आ पाएगा, वापस आने के लिए पूरा रेडियस चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले तूने पढ़ा है ना, यहाँ से जाके ऐसे वापस आ जाएगा, इसके लिए कम से कम रेडियस के बराबर जगह तो चाहिए, और रेडियस होता है mb बाई क्यू बी, उतनी जगह है ही नहीं, तो बाहर चला जाएगा। इसका तुम देखो ना, थंब इधर, फिंगर अंदर, फोर्स ऊपर लग रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, रेडियस काफी बड़ा है तो यहाँ मान लो रेडियस है, या इससे भी ऊपर, इससे भी ऊपर मान लेते हैं। अब इतना बड़ा रेडियस है, ये ऐसे जाएगा लेकिन लौट नहीं पाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब पूछा जा रहा है नेट डेविएशन बताओ, यही पूछा गया था क्वेश्चन में। तो ये मान लो हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ये एंटर किया तो थीटा ही डेविएशन बन गया। अब हम इसको ज्वाइन कर दें, ये रेडियस है, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये डी है, ये थीटा है, 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा हो गया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे साइन थीटा निकालें, कोई जरूरी थोड़ा डेविएशन टैन थीटा से ही निकालें। साइन थीटा डी बाई आर हो गया इस राइट एंगल ट्रायंगल में, आर हो गया एम बी बाई क्यू बी, क्यू बी ऊपर चला गया, थीटा हो गया साइन इनवर्स क्यू बी डी अपॉन एम बी, ये आंसर आ गया। तो आज लॉरेंज फोर्स का सेकंड पार्ट होगा, लॉरेंज फोर्स ही काफी हद तक चलेगा। एक केस करते हैं, इंटरेस्टिंग केस है ये, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड है। ये सारे एग्जांपल्स हैं, इसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको केस बना के रिप्रेजेंट करूं, सो दैट ये बी मैग्नेटिक फील्ड है विच इज इनवर्ड, और ऊपर ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाला प्लेट नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, कैपेसिटर प्लेट मान लो, अब यहां पे एक चार्ज पार्टिकल को मैंने फायर किया, प्लस चार्ज, ऐसे v स्पीड से, प्लस चार्ज मास m है। माय क्वेश्चन इज, for what value of v it will move, it will move straight, it will pass through this hole। ये टारगेटेड कई बार हमें हिट कराना होता है चार्ज पार्टिकल को, तो कितनी वेलोसिटी, कितनी वैल्यू के लिए ये सीधे चला जाएगा। इधर देखो, इसमें फोर्स कैसे लगेगा जरा देख लेते हैं। ध्यान से सब लोग जरा देखो, तो बी 90 डिग्री पे है, तो राइट हैंड थप्पड़ रूल जो मैं बताता हूँ, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थप्पड़ ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स होगा क्यू ई बी, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगेगा क्यू ई। अगर ये क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी हो गया,
यानी V इज इक्वल टू ई बाई बी हुआ, तो नेट फोर्स क्या होगा इस पे? 0। भाई ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, तो नेट फोर्स क्या हुआ? ग्रेविटी, इसका वैसे ही इतना मास कम होता है, देन इट विल मूव स्ट्रेट, ऐसे मूव कर जाएगा। अगर ऊपर वाला यानी मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हुआ तो ये यहां जाके हिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हुआ यहां जाके हिट हो जाएगा। मैग्नेटिक ज्यादा यानी वेलोसिटी ग्रेटर देन ई बाई बी, मैग्नेटिक कम यानी वेलोसिटी लेस देन ई बाई बी, और वेलोसिटी ई बाई बी हुआ तो सीधे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं। इस पे क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं, नोट कर लो। इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी सेलेक्टर ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। सारे असर्शन रीजनिंग, बहुत सारे कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस इन सब से बन सकते हैं और बनते भी हैं। यहाँ पे एक फायरिंग रेंज बनाया जाता है, जिसको मतलब चार्ज को फायर करते हैं, जिसको हम एक पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं और एक चार्ज को यहाँ पे हम फायर करते हैं। ऐसे पॉजिटिव चार्ज होता है एम मास का। अब डेल्टा वी से उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, क्यू डेल्टा वी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहां से ये फायर होता है, ऐसे आता है, और यहाँ पे स्केल बने होते हैं ऐसे, इस तरह से। अब जब थंब ऊपर, फिंगर अंदर, थप्पड़ इधर को, तो यानी यहाँ पे इस पे कहीं रेडियस होगा, 90 डिग्री से इन कर रहा है। तुम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। यहाँ मान लो आके हिट किया, ये डायामीटर हम रेंज नाप लेंगे, डायामीटर इज 2r, अपने आप यहाँ से पता चल जाएगा कितना डायामीटर हुआ। रेडियस हम सबको पता है mv बाई क्यूबी होता है, और यहाँ से mv को हम लिख सकते हैं, ये मोमेंटम हो गया, √2mk अपॉन क्यूबी, और ये आ गया क्यू स्क्वायर, कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, आर स्क्वायर बी स्क्वायर 2m अपॉन m डेल्टा v अपॉन क्यू, क्यू बाय m को इधर 2m डेल्टा v, आई एम सॉरी m तो उधर चला गया, 2 डेल्टा v अपॉन बी स्क्वायर आर स्क्वायर। क्यू अपॉन m को क्या कहते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या मेजर करता है? स्पेसिफिक चार्ज। नोट कर लो, लेकिन पढ़ने के बाद सारे कर सकते हो अगर ठीक से, अगर तुमने इसको देख लिया तो। अब पता उस एग्जाम में थोड़ा बहुत स्लाइड चेंज करेंगे वो, क्यू डेल्टा वी की जगह पे डायरेक्टली वो तुम्हें दे सकते हैं कि आप पता कर लो भाई जी काइनेटिक एनर्जी इसकी इतनी है, स्पीड इतनी है, सीधे स्पीड दे दिया। अब सुनो, सीधे स्पीड दे दिया, रेडियस दे दिया, तो चार्ज अपॉन एम का रेशियो क्यों नहीं निकल जाएगा? सीधे निकलेगा एक लाइन में। आप सोचोगे पता नहीं क्या आ गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ ऑफ ए चार्ज। इसमें बेटा थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन है। मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वेलोसिटी में जो एंगल है वो 90 नहीं होना चाहिए। मान लो एक चार्ज पार्टिकल ऐसे इन करता है, ऐसे V बनाता है, B से थीटा डिग्री। अब तुम्हें ऐसे सॉल्व नहीं करना है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। तुम एक अलोंग द बी निकाल लो वेलोसिटी, जो V cos थीटा होगा। अगर इधर थीटा दिया है तो ये साइन थीटा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? ये है V cos थीटा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी V cos थीटा, आई एम सॉरी साइन थीटा। अब क्या होगा, इस पे कोई फोर्स नहीं, क्योंकि फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। यानी जैसे ही वी बी के पैरेलल हुआ,
तो फोर्स मैग्नेटिक वाला बन गया 0। तो ये अनअफेक्टेड होगा, इट विल मूव डायरेक्टली वेलोसिटी। या इस पे अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज नहीं होगी, ये अनअफेक्टेड होगी, तो ये मूव करेगी, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो 90 डिग्री वाला, इस पे असर पड़ेगा। इसका ये सर्कल में मूव करेगा, सर्कल का रेडियस यानी सेंटर किधर को होगा, थंब इधर लिया, बी की तरफ फिंगर, थप्पड़ अंदर जा रहा है, तो इसके ठीक पीछे याद करो सर्कल का सेंटर होगा, और सर्कल ऐसे बनाएगा, यानी पूरा का पूरा जो मोशन होगा वो ऐसा होगा, ऐसा। यहाँ पे हम हैं, फिर वो ऐसे जाएगा, पीछे ऐसे आएगा, यहाँ सेंटर होगा। तो ये होगा बिकॉज ऑफ वी परपेंडिकुलर, और बिकॉज ऑफ वी पैरेलल क्या मोशन होगा, ऐसा होगा। तो कंबाइंड मोशन, क्योंकि दोनों एक ही पार्टिकल पे हो रहा है, एक ही पार्टिकल सर्कल में मूव कर रही है और वही पार्टिकल हॉरिजॉन्टल भी जा रही है, तो कंबाइंड मोशन कैसा होगा इनका, हेलिकल होगा, ऐसा। अब यहां से फिर यहां आ गया, इसे हम पिच बोलते हैं। यहां से चला, देखो यहां से एक स्प्रिंग फैला हुआ है, स्प्रिंग को ऐसे स्विंग कर दो तो एक सर्कल बन जाएगा, इसको ऐसे मिला दो सर्कल बन जाएगा। ये वाला पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ, ये वाला पॉइंट ए ज्वाइन कर दो, ऐसे पिचका दो तो ओ ए सेम हो जाएगा। यानी एक पूरे रोटेशन में जो पॉइंट कोई हॉरिजॉन्टली जितना ट्रेवल करता है उसे हम पिच बोलते हैं। ये पॉइंट मिल जाएगा, तो ये पिच कहलाता है। पिच की डेफिनेशन क्या दोगे, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बी इन वन कंप्लीट रोटेशन, रेवोल्यूशन, रोटेशन, ठीक है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन बोलना चाहिए, रोटेशन तो ठीक नहीं है, रेवोल्यूशन बोलना चाहिए। तो ये पिच हो गया, इतना ड्रॉ करो। रेडियस डायरेक्टली निकाल देता हूं, परपेंडिकुलर वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, ये रेडियस हो गया, ठीक, रेडियस इतना आ गया। उसके बाद टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है 2, ये हो गया। टाइम पीरियड में कोई चेंज दिखा, कोई चेंज नहीं। पिच, पिच एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो है नहीं हॉरिजॉन्टली, तो v पैरेलल v cos थीटा टाइम 2 पाई m बाई क्यू बी, तो पिच हो गया 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी। बट मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वैल्यू तो निकाल ही लोगे, नोट कर लीजिए, याद रखना। सो पिच होता है ना, हमेशा वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो पैरेलल में cos थीटा भी हो सकता है, साइन भी कभी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एक चक्कर में कितना दूरी चलता है, वो स्प्रिंग को खींच लो, वो हेलिक्स बन जाएगा, और वही है ये। दो बिल्कुल पास पास वाले स्प्रिंग पे पेंट लगा लो, आगे खींचोगे, जितना डिस्टेंस मूव करेंगे वो पिच कहलाएगा। रेडियस में सर्कल के लिए रिस्पॉन्सिबल ये वेलोसिटी है, तो रेडियस के लिए आर एम बी अपॉन क्यू बी, ओ बी यही वाला। पिच के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, तो पिच के लिए ये वेलोसिटी है। टाइम पीरियड मैंने डिराइव किया, वही आ रहा है, टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इट्स अ कंप्लीट सर्कल, और इनमें हेलिकल सर्कल हो तब भी टाइम पीरियड सेम आएगा। अब हेडिंग दो साइक्लोट्रॉन, इसी को साइक्लोट्रॉन बना दिया जाए।
तिवारी कर रहा है। तिवारी तो बात ही नहीं करता। टाइम पीरियड क्यों सेम रहेगा, एक बच्चे ने पूछा है पिछले वाले में। टाइम पीरियड हमने नहीं माना था सेम रहेगा, हमने तो माना था कि टाइम पीरियड जो होता है टोटल एक चक्कर डिस्टेंस चलने में इतना लगता है अपॉन वेलोसिटी, 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। अब आर की वैल्यू जब मैंने रख दी तो सेम आ गया। इसका एक ही कारण है, आर होता है एम वी बाई क्यू बी। तो टाइम पीरियड इसलिए सेम आ रहा है क्योंकि टाइम पीरियड हमेशा मास और चार्ज पे डिपेंड करता है और बी पे, इट नेवर डिपेंड्स ऑन स्पीड। तो कैसा भी हो, कोई भी केस हो, टाइम हमेशा सेम आएगा। इनफैक्ट आगे चल के आप इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, हमेशा सेम आता है। टेढ़ा फेंको, तिरछा फेंको, सीधा फेंको, टाइम पीरियड सेम आएगा। नॉर्थ साउथ आप समझ गए ना, ये केवल मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए यूज किया जाता है। और जो पोलैरिटी है, वो जो ऑसिलेटर लगा हुआ है, एसी सर्किट लगा हुआ है, ये इस डी से डी बोलते हैं, एक डी आधा डी है आधा डी है। तो इन दो डी पे चार्ज कभी पॉजिटिव रखना, यानी फील्ड कभी पॉजिटिव, एक को नेगेटिव देना, एक को फिर पॉजिटिव देना, नेगेटिव देना, नेगेटिव देना, पॉजिटिव देना, अल्टरनेटिव, ये चलता रहता है। ये प्रोसेस है, इसलिए ये यहाँ पे एसी सर्किट लगाया जाता है, अल्टरनेटिंग सर्किट। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे कि टॉप व्यू देख के समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ये स्पेस में बनाता हूं टॉप व्यू के लिए। इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस डायरेक्शन में। ये ऑसिलेटर है, प्लस माइनस पोलैरिटी देता है। समझाऊं? शुरू में क्या करते हैं, एक चार्ज को हम यहां पे छोड़ते हैं, यहां पे। अब ये चार्ज, इसको अगर मैंने प्लस दे दिया, आई एम सॉरी, अगर इसको नेगेटिव दे दिया, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इसको प्लस दे दिया, तो ये इधर एक्सेलरेट करेगा। अब तुम सोचोगे इतनी कम जगह में एक्सेलरेट क्या करेगा, तो मास भी तो बहुत कम है चार्ज का। अब मास अगर 10 पावर -10 -19 -30 होगा, तो आप सोच सकते हो कितनी तेजी से वो वैल्यू बढ़ा लेगा अपनी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स तुम 0.000010 बार जीरो लिख के 1 न्यूटन भी रखो तो भी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा, ग्रेविटी से ज्यादा होगा। तो ये एक्सेलरेट करेगा और एक्सेलरेशन की वजह से कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा। वेलोसिटी गेन करते ही ये घूमेगा, बिकॉज 90 डिग्री पे इन कर रहा है। 90 डिग्री पे इन करता है तो ऐसे घूमता है, मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है कल की क्लास में। कल मैंने लाइव भी नहीं किया था, उस क्लास को रिकॉर्ड तो कर लिया है। ऐसे घूमेगा, फिर जब घूमेगा तो यहाँ पे आएगा वो कितने टाइम में, पाई एम बाई क्यू बी पे, क्योंकि आधा टाइम तो यही होता है, पाई एम बाई क्यू बी। आधे टाइम में यहाँ घूमेगा, और जैसे ये घूमेगा इसकी पोलैरिटी अपनी बदल लेनी है, माइनस प्लस। अब फिर ये थोड़ी दूर एक्सेलरेट करेगा। आप सोचोगे टाइम कितना, बहुत ही माइक्रो में टाइम होता है ये, और उस टाइम में इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ते ही, क्योंकि रेडियस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी बढ़ते रेडियस बढ़ जाएगा, इतना बड़ा रेडियस हो जाएगा। फिर टाइम तो वही लगना है, टाइम तो मास और चार्ज पे डिपेंड करता है और बी पे, तो वेलोसिटी बढ़ती जाए, टाइम में कोई फर्क नहीं आएगा। अब क्या होगा, फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन, और ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। हर बार वेलोसिटी बढ़ती है। सपोज करो तुम्हें एक डिजायर्ड वेलोसिटी मिल गई, तो तुम एक पैसेज दे दोगे, मशीन होती है, मशीन से पैसेज क्रिएट हो जाता है, और आप एक टारगेट को इसको हिट करवा सकते हो, इस चार्ज पार्टिकल को। इसकी वेलोसिटी बढ़ने के प्रोसेस को ही कहा जाता है चार्ज एक्सेलरेटर। और सोलेनॉइड साइक्लोट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड एज चार्ज एक्सेलरेटर। व्हाई वी डोंट यूज इलेक्ट्रॉन इन दिस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि एक चक्कर भी नहीं लगा पाएगा, बहुत तेजी से बाहर हो जाएगा। इसलिए कोशिश करते थोड़ा हैवी मास हो एटलीस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब लेकिन इसमें काफी ड्रॉबैक्स हैं, काफी पंगे हैं, वो मैं बताऊंगा। लेकिन एक बार रुक जाओ अभी। मान लो इस डी का रेडियस है आर, आर, तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी अचीव करेगा, क्योंकि वेलोसिटी जो हो सकता है वो होता है क्यू बी आर अपॉन एम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी
इस चार्ज का एक डी पे हो सकता है क्यू बी मैक्सिमम रेडियस अपॉन एम। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसी भी चार्ज की हो सकती है, ये आ जाता है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है, करके देख लेना। यही आया, हाँ यही आता है। तो उससे ऊपर आ जाते तुम अगली बार। वेरी नाइस। अब इसमें एक पंगा है, दो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम के बारे में असर्शन रीजनिंग में बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। प्रॉब्लम क्या है, एक तो ये जब चार्ज बहुत तेजी से एक्सेलरेट करेगा तो वेलोसिटी हो जाती है 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर 8 तो नहीं पहुंच पाती बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट होता है। बट वेलोसिटी बढ़ने से प्रॉब्लम क्या होती है, इफ वेलोसिटी कीप इंक्रीजिंग mass of the charge keep increasing because of this formula. If V increases significantly high, then mass also increases. And ये जो पोलैरिटी होती है इसका, ये तो देखो, ये जो पोलैरिटी चेंज कर रहा है इतने देर में चेंज कर दे रहा है, यानी इतने देर में जब चेंज कर रहा है तो दिस शुड बी, अगर देखा जाए तो ये अगर टाइम पीरियड है, ये मान लो प्लस और माइनस कितने देर में चेंज कर रहा है, पाई एम बाई क्यू बी पे, पाई ऊपर, आई एम सॉरी, पाई एम बाई क्यू बी। तो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो जो पोलैरिटी होती है इसकी वोल्टेज की, वोल्टेज लिख देता हूं, वो इतनी होती है। ऑसिलेटर की पोलैरिटी इतनी होती है, फिक्स कर दी हमने। ऑसिलेटर एक मशीन है, आप अपने फीड कर दिया भाई साहब इतने टाइम बाद पोलैरिटी बदल देना, तो ये अपने आप बदलता रहता है हर बार, समझ गए, ये तो मशीन है। लेकिन जो चार्ज ट्रेवल कर रहा है उसका मास बढ़ने लगा, वो मोटा होने लगा। अब चार्ज अगर बढ़ना, मोटा होने लगा, तो चार्ज का जो टाइम पीरियड है वो इफेक्ट होने लगा। ध्यान देना, you have fixed the polarity of this oscillator's frequency and it will remain at the constant value, but because of significant increase in velocity, mass of the charge increases, hence it takes now more time to complete 1d, that is pi m by qb। तो कई बार क्या होगा कि ये पोलैरिटी तो बदल देगा लेकिन मोटा चार्ज यहीं तक पहुंच पाया होगा, कंप्लीट ही नहीं कर पाया होगा क्योंकि ज्यादा टाइम ले रहा है। अब जब कंप्लीट नहीं कर पाया ये, तो क्या होगा, इतने दूर तक यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था और ये माइनस, ये प्लस हो, ये माइनस हो चुका, प्लस ये हो चुका, तो थोड़ी दूर तक ये रिटार्ड करेगा, यानी इसकी एनर्जी लॉस होगी। और फिर क्या होगा, सिस्टम पूरा मिसमैच होने लगेगा। फिर यहाँ पे आएगा, यहीं पे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, फिर मिसमैच, और उसके बाद लॉस इन एनर्जी, जो तुम डिजायर्ड रिजल्ट आते हो उसमें नहीं आएगा, समझ गए। तो एक तो ये होता है, और इसको हम कहते हैं इसका जो फ्रीक्वेंसी मिसमैच होती है, इसके लिए हम इसमें एक करेक्शन लगाते हैं, उस करेक्शन का नाम होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, समझ गए। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट कहते हैं उसको, मॉड्यूलेटर ही कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि मोटे मास को तो आप काबू नहीं कर सकते, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, यानी टाइम पीरियड ये बढ़ने लगता है। अब टाइम पीरियड में मास की वजह से टाइम पीरियड बढ़ रहा है, इसको काबू करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि यार बी बढ़ाते रहते हैं, मास दुगना हो गया तो बी दुगना कर दो, तो रेशियो कैंसिल हो जाएगा, टाइम पीरियड वही आएगा। मास 1.5 गुना हो गया तो बी को 1.5 गुना कर दो, मास 10% बढ़ गया यानी 1.1 हो गया तो बी को भी 1.1 कर दो, समझ गए। तो ratio will remain same, so that time period remains same, and this time period remains same of the charge, it will match with the oscillator and there will be no mismatch, समझ गए। तो इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन। लैंग्वेज स्कूल वाले बच्चों को मैं ऐसे लिखवाता हूं, since velocity of the charge keep increasing, hence because of the relativity theory its mass also increases, and because of the increase in mass the particle will take more time to complete 1d. However, oscillator will have fixed frequency and time period, so there is a mismatch between oscillator and the charge movement, and hence it results a loss. To avoid this loss, scientist has recommended to increase the B value so that mass upon B ratio remains constant and there will be no loss further. अब इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर।
अब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल बार मैग्नेट से मैनेज नहीं किया जाता, ये मैग्नेट किया जाता इलेक्ट्रोमैग्नेट से। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनता है? सोलेनॉइड वायर से बनता है, जिसे कंट्रोल करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा घटा के। समझ गए? तो ये पूरी थ्योरी मैंने, अब इसको अपने लैंग्वेज में लिख लो।